लास्ट कहाँ तक कर लिया था अपन ने कंप्लीट? सर टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया था। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कंप्लीट हो गया था। यस सर। यस सर। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में अपन ने जितने टेस्ट थे आपके खाई स्क्वायर तक कंप्लीट कर लिए थे। हाँ सर। डेटा समराइजेशन कंप्लीट हो गया था। बेटा हो गया था क्या डेटा समराइजेशन? अरे कुछ बोलो तो सही। नहीं नहीं सर। चलो तो डेटा समराइजेशन से स्टार्ट कर देते हैं। देखो डेटा समराइजेशन की बात करते हैं। बेटा क्या होता है डेटा समराइजेशन? देखो एक टर्म आपने सुनी हुई होगी या फिर हमारे से ही सुनी होगी बहुत बार कि आपके एक कोर्स के अंदर जो सिलेबस था, उस सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो वो सिलेबस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 200 पेज का है। भाई उसका जो भी कंटेंट है ना, यस सर। वो 200 पेज का है। आपके कोर्स के अंदर जब आप थ्योरेटिकल कोर्स पढ़ते हो तो बेटा एक एक कोर्स आपके 200 पेज तक हो सकता है। हाँ सर। लेकिन जब आप एक इंस्टीट्यूट में आते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो यहाँ पे बोला जाता है कि आपके कंप्लीट सोइल साइंस को 36 पेज में समराइज किया है। ये बोला जाता है। यस सर। तो समराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पेजेस थे या लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन थी, उसको सभी इंफॉर्मेशन को एक छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यही कहलाएगा समराइजेशन। जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन छूटी भी ना हो, ऐसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है समराइजेशन का मतलब कि आपने कुछ भी छोड़ दिया, बस आपको क्या थे पेज कम करने थे, 36 पेज कर दिए, स्टार्ट के 5 पेज रख लिए, लास्ट के 5 पेज रख लिए और बाकी बचे हुए 26 पेज आपने बीच के रख लिए। तो ऐसा नहीं कर सकते ना। यस सर। समराइजेशन का मतलब क्या था कि भाई इन 200 पेज में जो भी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सभी इंफॉर्मेशन इस 36 पेज में भी आनी चाहिए। जो अननेसेसरी चीजें हैं बस उनको हटाना है। जो आपके पास पे 10 लाइनों में लिखी हुई चीजें थी उनको एक लाइन में पूरा मीनिंग के साथ रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? आपका समराइजेशन कहलाता है। आ गया समझ में? यस सर। जी सर। तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा डेटा समराइजेशन। तो डेटा समराइजेशन की बात करते हैं भाई, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा की अपन बात कर रहे हैं। और इन डेटा की अगर मैं बात करता हूँ, देखो एक मैं आपके लिए एक थोड़ा सा अभी के टाइम प्रेजेंट सिचुएशन पे मैं बात करता हूँ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम क्या कर रहा हूँ वैसे नियर अबाउट इतनी है, 140 करोड़ आपकी क्या इंडिया की पॉपुलेशन है। यस सर। अब देखो मेरे को क्या करना है कि भाई मैंने यहां से डेटा कलेक्ट किए सबसे पहले, और जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट की थी तो बेटा मैंने बताया था कि जैसे आपने डेटा कलेक्ट किए बेटा वो रॉ डेटा आपके लिए है कि नहीं है? यस सर। यस सर। क्योंकि ये कोई अभी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं दे रहे ना, बस आपने डेटा कलेक्ट किए हैं। तो आपने जो रॉ डेटा कलेक्ट किए, मान लिया कि मैंने इन 140 करोड़ पॉपुलेशन के डेटा कलेक्ट किए हैं, और बेटा मैंने ये डेटा जो कलेक्ट किए हैं ये किसी भी पर्पज के लिए हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूं कि लिटरेसी लेवल के लिए मैंने ये किया है, या फिर मैंने एज के लिए किया है जो सब में कॉमन है। भाई सभी की कुछ ना कुछ एज तो होगी। यस सर। तो मैंने क्या किया कि 140 करोड़ पॉपुलेशन का जो डेटा है बेटा वो एज के रिलेशन में कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके मैंने 140 करोड़ का जो डेटा था बेटा वो डेटा क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया यहां। ठीक है, यहां पे ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो मेरे पास में जो नंबर ऑफ डेटा है बेटा वो कितने हैं, 140 करोड़ है कि नहीं है? यस सर। लेकिन जैसे ही मैंने ये डिस्प्ले किया आपको और आपको मैंने ये बोला कि फाइंड द कंक्लूजन, तो आप क्या कंक्लूजन फाइंड कर पाओगे? क्या समझ पा रहे हो इस चीज से? कुछ नहीं समझ पा रहे हो?
एक जस्ट हाँ। नंबर आपके लिए तो हाँ सर। कुछ नहीं पता लग रहा आपको, कुछ नहीं पता Yes. लग रहा ना। अरे भैया आपके Yes, पास sir. में आप किसी कंक्लूजन तक तब जाओगे जब आप 140 करोड़ कंप्लीट डेटा देखोगे और उनको एनालिसिस करोगे, तब जाओगे ना कंक्लूजन पे। तो यस सर। ऐसे डायरेक्ट आपको 140 करोड़ मैंने डेटा डिस्प्ले कर दिया, तो इससे तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको समझ में क्या आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 140 करोड़ था, ये आपके लिए एक तरीके से 200 पेज के इक्विवेलेंट ही हो गया कि बल्क में डेटा है आपके पास में। यस सर। और इस बल्क वाली डेटा को आपको क्या करना है? शॉर्ट करना है। और ये शॉर्ट करने की जो प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है? आपकी डेटा समराइजेशन कहलाती है। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। अब इन जनरल अगर मैं बात करता हूं डेटा समराइजेशन की, तो बेटा जो डेटा समराइज किए जाते हैं ये दो फॉर्म में किए जाते हैं। एक तो टेबल फॉर्म में होता है और दूसरा किस फॉर्म में होता है? ग्राफ की फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसमें आपके पाई चार्ट आते हैं, ग्राफ आते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। तो दो फॉर्म में अपन क्या करेंगे? डेटा को समराइज करेंगे। पहला टेबुलर फॉर्म में है, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप टेबुलर फॉर्म में कर रहे हो तो उसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मेरे पास में एज के लिए मेरे पास में बेटा डेटा आ गए थे कि एज के रिलेशन में मेरे पास में टोटल कितने डेटा है बेटा? 140 करोड़ डेटा है। यस सर। इन 140 करोड़ से तो मैंने कुछ समझा नहीं, बट मैंने क्या किया बेटा? इनको डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 3 और 4। फिर मैंने क्या किया बेटा? एज के ग्रुप बना दिए। और मैंने एज के क्या ग्रुप बनाए? 0 to 20 ईयर, 20 to 40 ईयर, 40 to 60 ईयर और मोर देन 60 ईयर। ये मैंने बेटा 4 ग्रुप बना दिए। यस सर। और मैंने क्या बताया कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो कितने हैं बेटा? 0 to 20 ईयर की एज के लिए मेरे पास में जो पर्सन आए हैं बेटा वो 25 करोड़ हैं। ठीक है, 20 to 40 के लिए मेरे पास में 30 करोड़ है, या 35 करोड़ मान लो, 35 करोड़ है। और 40 to 60 की एज में मेरे पास में बेटा 30 करोड़ है। ठीक है, और बाकी बच गए वो सारे कैसे? मेरे पास में मोर देन 60 है। तो अगर मैं ऐड करता हूं तो 30 30 60 और 70 70 और 20 90 करोड़ हो गए। और मेरे पास में टोटल पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 150 करोड़ है। तो 50 करोड़ क्या हो गए? मोर देन 60 ईयर हो गए। तो ये मेरे पास में कुछ डेटा निकल के आ गए। यस सर। टोटल डेटा बेटा अभी भी 140 करोड़ ही है ना? यस सर। लेकिन इन 140 करोड़ को मैंने कुछ ग्रुप में समराइज कर दिया कि नहीं किया? अब मैं एक चीज समझ पा रहा हूं कि 0 से 20 ईयर की एज तक के जो इंडिया में पॉपुलेशन रह रही है बेटा वो कितने हैं? 25 करोड़ है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे ये आपके क्या है बेटा? 35 करोड़ है कि नहीं है? कि 20 to 40 ईयर के, 40 to 60 ईयर के बेटा 30 करोड़ है कि नहीं है? मोर देन 60 ईयर के 50 करोड़ है कि नहीं है? या फिर मैं ऐसा नहीं करता हूं और मैंने यहाँ पे परसेंट भी रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे 0 to 20 ईयर के जो पर्सन है मेरे पास में वो कितने हैं बेटा? 10% लोग हैं जो 0 to 20 के बीच में है। 20% 30% है आपके किसके बीच में है? 20 to 40 के बीच में है। और 30% ही आपके 40 to 60 के बीच में है। और बाकी रिमेनिंग आपके कितने बच गए बेटा? 70 हो गए। तो 30% आपके किसके बच गए भाई? परसेंट में तो 100 में से निकालना ना। तो 30% किसके कौन से बच गए आपके पास? मोर देन 60। तो आप इसको चाहो तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने क्या बता दिया भाई? 10% कौन से आपके पास में पर्सन? ये 10% कौन से हैं आपके पास में? 0 to 20 वाले हैं। यस सर। फिर इसके बाद में मैं 30% कौन से है मेरे पास में? 20 to 40। 20 to 40। फिर ये 30% कौन से मेरे पास में? 40 to 60। और ये 30% कौन से मेरे पास में? मोर देन देन 60। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेटा? इनको एक टेबुलर फॉर्म में भी समराइज कर दिया और एक ग्राफिकल फॉर्म में भी समराइज कर दिया।
Yes, sir. अब अगर मेरे को ये अकेला ग्राफ दे देते हैं तो भी मैं एक चीज का कंक्लूजन दे सकता हूँ ना, फाइंड आउट कर सकता हूँ ना Yes, sir. कि इंडियन सिचुएशन में लेस देन 20 ईयर की बात करता हूं तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो कम है, बाकी सभी पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, यही बता रहा है ये ग्राफ। Yes, sir. तो ये मैं ये कंक्लूजन दे पा रहा था, लेकिन जब मेरे पास 140 करोड़ डेटा थे तो 140 करोड़ में मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, मेरे पास हर एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन थी, फिर भी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, इसलिए डेटा समराइजेशन की जरूरत पड़ती है। डेटा समराइजेशन में अपन बल्क अमाउंट के जो डेटा हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करके समराइज करते हैं। आ गया समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. इसी को डेटा Yes. समराइजेशन कहा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? No, sir. अब देखो मेथड की बात करते हैं तो देखो फर्स्ट मेथड आता है भाई टेबुलर फॉर्म में, तो अपन ने डाल दिया उनको, ये चीज तो मैंने बता दी कि इनको रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म में, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेस रखा होगा ना टेबुलर फॉर्म में भी। Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप से अपन रख सकते हैं। सेंट्रली, अब सेंट्रली में अपन ज्यादातर यूज करते हैं बेटा सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें अपन क्या करते हैं बेटा एवरेज लेते हैं। Yes, sir. जैसे अपन ने मान लिया कि 0 to 20 ईयर के जो बच्चे हैं बेटा वो कितने हैं, 10% है, Yes, sir. और इन सभी बच्चों की एवरेज एज की बात करता हूं भाई, एवरेज की बात कर रहा हूं, किसी की 0 भी हो सकती है, किसी की 20 भी हो सकती है, लेकिन सबकी एवरेज एज निकल के आ रही है बेटा 12 ईयर। तो ये मेरे को कहां से पता लगा, एवरेज से या सेंट्रल टेंडेंसी से पता लग गया? Yes, sir. तो मैंने पहला मेथड यूज किया सेंट्रली, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा भाई सेंटर की वैल्यू देखूंगा। अब सेंटर की वैल्यू कैसे भी दे सकता हूं मैं अर्थमेटिक मीन से भी देख सकता हूं, मीडियन से भी देख सकता हूं, मोड से भी देख सकता हूं, किसी से भी देख सकता हूं। Yes, sir. लेकिन बेस्ट अगर मैं बात करता हूं तो मैं अर्थमेटिक मीन या एवरेज को ही मानूंगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है बेटा, ऑल Yes, sir. ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ जी। Yes, sir. नेक्स्ट की मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट आता है बेटा डिस्पर्जन। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं कनेक्ट करना चाहूं तो बेटा वेरिएशन से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? जी सर। जैसे बेटा मैंने Yes, ये sir. देख लिया कि सभी की जो एवरेज एज है बच्चों की बेटा वो कितनी है, 12 ईयर है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन वहीं पे मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो बेटा जो ऑब्जर्वेशन है वो 0 to 20 तक डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो वेरिएशन कितना परसेंट हो गया बेटा, 20 का है कि नहीं है? Yes, sir. 20 का है। हाँ, इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्पर्जन से रिलेटेड। भाई वेरिएशन कितना परसेंट है, ये मेथड भी मैं यूज कर सकता हूँ, वेरिएशन के बेसिस पे भी मैं इन चीजों को बता सकता हूँ। और लास्ट जो थर्ड है बेटा वो आता है शेप के बेसिस पे, कि भाई इनकी शेप कैसी है। शेप का मतलब जैसे मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने कोई एक ऐसा मेजर यूज किया, जैसे मैंने यहाँ पे मीडियन यूज कर लिया, और मैंने मीडियन यूज किया तो देखो सबसे पहले मेरे पास में ऑब्जर्वेशन थी 2 3 5 8 6, ये ऑब्जर्वेशन थी मेरे पास में। तो सबसे पहले मैं इनको या तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, तो जैसे मैंने अरेंज कर लिया 2 3 5 6 और 6, यही आएगा। Yes, sir. अब देखो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी 5 आ गई, Yes, sir. या फिर मैंने एवरेज भी निकाला है, अर्थमेटिक मीन भी निकाला है, तो मेरा कुछ ना कुछ अर्थमेटिक मीन आएगा सभी का। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं भाई ऐड करता हूं इनको तो अर्थमेटिक मीन निकालता हूं, तो देखो ये 5 हो गया और ये कितना हुआ, Yes, sir. 5 5 10 हो गया, 24 सर हो गया। और 10 और 6 16 और 8 16 और 8 24, 24। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 5 है बेटा। 5, यस सर। तो मैं यहाँ पे अगर इसको फिक्स लाना चाहूंगा तो मैंने यहाँ पे मान लो 9 कर दिया इसकी जगह, 6 और 9 कर लिया इसको, ठीक है, और 9 किया तो ये 25 हो गया, यस सर। तो मेरा 5 आ गया।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा जो एवरेज है बेटा वो 5 आ रहा है। अब देखो मेरी सेव क्या है, मेरी सेव ये बता रही है कि जो इस वैल्यू से है, 2 वैल्यू से छोटी है और 2 वैल्यू से बड़ी है। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसकी Yes, सेव sir. दोनों तरफ इक्वल Yes, हुई sir. कि नहीं हुई? यस सर। अगर वहीं पे ये वैल्यू आती तो मैं ये बोलता कि ये इधर की तरफ क्या है बेटा, कम वैल्यू है, और इधर की तरफ क्या है, ज्यादा वैल्यू है। तो सेव क्या है बेटा, इवन सेव नहीं आती, या इक्वल सेव नहीं है दोनों तरफ। Yes, sir. तो सेव के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो बेटा, इनको डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग पार्ट में बांट सकते हो। तो ये मेथड है डेटा समराइजेशन के। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? No, sir. चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोरिलेशन की। क्या होता है बेटा कोरिलेशन? क्या होता है कोरिलेशन? दो वेरिएबल के बीच में हाँ देखो, कोरिलेशन क्या बताता है? आपने एक लाइन पढ़ी होगी, कभी ना कभी सुनी होगी, ऐसा नहीं है कि आपने अभी सुनी होगी, 10th में भी सुनी होगी। क्या सुनी है? टू डिपेंडेंट वेरिएबल आर correlated टू ईच अदर। ये चीज पढ़ी होगी आपने, सुनी होगी बहुत बार। Yes, sir. अब देखो ये लाइन सभी को याद है, तो इसी लाइन को बेस मान के अपन बाकी चीजें समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वही जो चीजें आपको याद है उसी को बेस मान के करते हैं अपन। Yes, sir. देखो यहां पे टर्म देखो, पहला टर्म आ रहा है टू डिपेंडेंट। डिपेंडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो कोरिलेशन हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोरिलेशन यूज नहीं होता है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. तो कोरिलेशन हमेशा डिपेंडेंट Yes, वेरिएबल sir. के बीच में यूज होगा। देखो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ईच अदर का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर एक में वेरिएशन आ रहा है तो डेफिनेटली दूसरे में भी वेरिएशन आएगा। Yes, एक में sir. कुछ चेंज होगा तो बेटा दूसरे Yes, में भी sir. कुछ चेंज होगा। Yes, sir. जी सर। और इसी को मैं सेम यहां से भी कनेक्ट कर सकता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक दूसरे पे से डिपेंड रहेंगे ही नहीं। जी सर। जैसे आपकी बात करें भाई, आप दो लोग साथ रहते हो, दोनों अच्छे तरीके से रह रहे हो, बढ़िया रह रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, फिर एक दिन क्या होता है, कोरोना अपनी दस्तक देता है वापस से सेकंड वेव के साथ। ठीक है, अगर Yes, आप sir. डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते तो क्या होता बेटा, आपके जो रूममेट हैं वो घर चले जाते और आप अपना काम कंटिन्यू यहां से करते रहते। Yes, sir. ये तो सिचुएशन हो गई इंडिपेंडेंट की। अब बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के। अगर आप डिपेंडेंट होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, आपका दोस्त घर चला गया, कोई बात नहीं, 2 दिन तक तो कैसे तैसे करके निकाल लिए, तीसरे दिन आप भी सुबह घर मिलते हो। Yes, sir. तो इसको अपन बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट हो आप अपने रूममेट पे। Yes, sir. मतलब क्या है कि अगर आपके रूममेट घर गया है तो आप भी घर चले जा रहे हो। रीजन क्या है कि एक में चेंज आने की वजह से दूसरे में भी चेंज आ रहा है। अगले Yes, का मन ही sir. तब लगता था जब दोस्त साथ था। Yes, sir. चलो अब देखो बात करते हैं कोरिलेशन की। तो बेटा कोरिलेशन किसको बताता है? कोरिलेशन बताता है बेटा डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। देखो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में क्या डायरेक्शन है उनके रिलेशन का, उनका रिलेशन किस टाइप का है, या फिर उनका मैग्नीट्यूड क्या है। इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताने वाली जो चीज है बेटा आपकी, वो कोरिलेशन कहलाती है। ये चीज समझ में आ रही है?
Yes, sir. अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कोरोलेशन की, तो बेटा कोरोलेशन क्या होता है आपका? टू वे प्रोसेस होती है। अब टू वे प्रोसेस को समझने से पहले आपको ये चीज समझने में आनी चाहिए कि ये चीज बता किसको रही है बेटा? ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बता रही है बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। तो मैं देखो यहाँ पे ये एक चीज ले लेता हूं, एक कॉमन मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं बेटा फर्टिलाइजर की, तो बेटा फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है क्या? जी Yes, सर। sir. तो Yes, sir. फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, उससे क्या हो रही है बेटा? क्रॉप की जो यील्ड है वो यील्ड क्या हो रही है बेटा? Increase इंप्रूव हो हो रही रही है। Yes, sir. अब देखो टू Yes, वे sir. का मतलब क्या हुआ कि बेटा देखो मैंने ये बताया कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा टू और मोर वेरिएबल्स की, ठीक है? तो देखो टू वेरिएबल्स है क्या बेटा? ये देखो फर्स्ट वेरिएबल ये रहा, सेकंड वेरिएबल है कि Yes. नहीं है? Yes, sir. और इनके बीच में किसको बता रहा है बेटा? डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड को बता रहा है। Yes, sir. तो ये देखो इनके बीच में डायरेक्शन है कि एक के बढ़ने Yes, के sir. साथ साथ दूसरा बढ़ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. या फिर मैं ये Yes, बोल sir. सकता हूं कि मैंने जैसे जैसे फर्टिलाइजर डोज कम की वैसे वैसे यील्ड भी कम हो गई। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक के कम होने के साथ साथ दूसरा भी कम हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जैसे जैसे मैंने फर्टिलाइजर बढ़ाया वैसे वैसे यील्ड में इंप्रूवमेंट आया। ये चीज राइट है क्या? Yes, sir. ये Yes, वन sir. वे हो गया। Yes, sir. इधर से देखो जैसे जैसे मैंने यील्ड बढ़ाई और यील्ड बढ़ाई है तो डेफिनेटली मैंने फर्टिलाइजर डोज भी इंप्रूव की है कि नहीं है? यस सर। Key. तो टू वे हुआ कि नहीं हुआ भाई? इधर से भी आप कर सकते हो, इधर से भी कर रहे हो, दोनों तरफ से कर रहे हो, तो ये टू वे प्रोसेस हुई कि नहीं हुई? दोनों वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो इस चीज को। Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, यहाँ sir. पे इस चीज को मैं बोलूंगा कि ये जो कोरोलेशन होता है बेटा आपका टू वे प्रोसेस होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर इनमें इंक्रीजमेंट सेम डायरेक्शन में होगा ना? बेटा इसमें सेम डायरेक्शन में होगा, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए किस डायरेक्शन में नहीं होगा वो चीज अपन टाइप ऑफ कोरोलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, sir. अभी सर। बेसिक चीज आप केवल समझने के तरीके से देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? सर जैसे अगर आप इधर पेस्ट वो ले लेते पेस्ट पॉपुलेशन और इधर इंसेक्टिसाइड ले लेते तो वो उनमें बेटा फिर अपोजिट अभी रिलेशन टाइप हो जाता पढ़ेंगे ना। ना आप नेगेटिव कोरोलेशन में, Yes, sir. तो टाइप में देखेंगे। अभी रुक जाओ, तो आगे मत जाओ। रेंज की बात करते हैं बेटा, तो कोरोलेशन की रेंज क्या होती है? -1 से -1 से +1. +1 -1 से +1. प्लस माइनस 1 बोल सकता हूं मैं इसको यस सर। Yes, sir. भाई? -1 से +1 तक वेरी करती है इसकी रेंज। तो प्लस Yes, माइनस sir. 1 क्या होती है बेटा? इसकी रेंज होती है। ये चीज समझ में आ रही है? -1 टू प्लस। अब देखो कोरोलेशन क्या बता रहा था बेटा? कोरोलेशन में क्या क्या चीजें पढ़ी अपन ने? एक तो ये टू वे रिलेशन होता है, ठीक है? दूसरा क्या बताता है बेटा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताता है किसके बीच में दो वेरिएबल्स आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है भाई? दो वेरिएबल्स है ना बेटा, वो दो वेरिएबल्स आपस में किस टाइप से रिलेटेड है एक दूसरे से, एक के चेंज होने पर दूसरे पर क्या इंपैक्ट आता है, ये चीज कौन बताता है बेटा? कोरोलेशन बताता है। और एक के चेंज होने पर अगर दूसरे पे वेरिएशन आ रहा है तो कंफर्म वो क्या होगा आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. तो कोरिलेशन जी, सर। डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में चेक किया जाता है, टू वे होता है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताता है। यहां तक ये कंप्लीट हो गया। रेंज इसकी +-1 होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. अब मैं बात करूंगा टाइप ऑफ कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन के बेटा बेसिकली 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला बेटा टाइप होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है? Positive. पहला कोरिलेशन का टाइप होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा?
सर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक ही डायरेक्शन, ठीक है। एक डायरेक्शन, तो मैं यूनिडायरेक्शनल। ये बोल सकता हूं सेम डायरेक्शन, ठीक है। Yes, sir. भाई दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, मतलब क्या है कि बेटा एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। आया चीज समझ में? बढ़ेगा। Yes, sir. या Yes, फिर sir. या फिर ऐसा नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा चीजें। अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी क्या होगी, कम होगी। मतलब जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। या तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, या एक कम हो रहा है तो बेटा दूसरा भी कम होगा। ये चीज समझ में आ रही है? मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो है, ये चीज तो कंफर्म है। Yes, sir. Yes, लेकिन वो sir. डिपेंडेंसी कैसी है, सेम डायरेक्शन वाली है कि एक में इंक्रीमेंट आ रहा है तो दूसरे में भी आएगा, एक में डिक्रीमेंट आ रहा है तो दूसरे में भी डिक्रीमेंट आएगा। जैसे मैं बात करता हूं बेटा क्रॉप यील्ड और फर्टिलाइजर, पॉजिटिव रिलेशन है बेटा Yes, sir. यस सर। कि क्रॉप की यील्ड बढ़ी है तो आप डेफिनेटली ये बोल सकते हो कि फर्टिलाइजर का यूज भी बढ़ाया आपने, या फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा है तो क्रॉप की यील्ड भी बढ़ी है। पॉजिटिव रिलेशन है कि नहीं है? Yes, sir. जैसे नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आपके पास में, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे इरिगेशन आपने अप्लाई की है तो यील्ड में भी क्या आया बेटा, इंप्रूवमेंट आया। Yes, sir. तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, पॉजिटिव रिलेशन के एग्जाम्पल है। Positive. जैसे थर्ड एग्जाम्पल में ये ले सकता हूं कि बेटा आपने क्या कर दी है, सीड रेट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, तो यील्ड में भी क्या आया बेटा, रिडक्शन आया है। Yes, sir. तो पॉजिटिव रिलेशन देखो आपके हमेशा क्या बताएगा, एक ही डायरेक्शन को बताएगा, सेम डायरेक्शन को बताएगा। अब देखो बहुत बार कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है, ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है ना बेटा, ये आपके नेगेटिव में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप अच्छे तरीके से इन चीजों को पढ़ रहे हो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि आप उस टाइम पे इतना ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते हो, और प्रॉब्लम क्या आती है कि मतलब नेगेटिव रिलेशन में आप इनका डायरेक्शन तो भूल जाते हो। आप ये देखते हो कि अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव और कम हो रहा है तो नेगेटिव। आ रही चीज समझ में? यस सर। तो ये चीज नहीं देखनी है कभी भी बढ़ रहा है या घट रहा है, चीजें ये देखनी है कि क्या डायरेक्शन सेम, घट रहा है तो भी सेम डायरेक्शन में घटना चाहिए, बढ़ रहा है तो भी सेम डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन इम्पैक्ट आना चाहिए। इस वजह से इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। आ गया समझ में? Yes, sir. जो सेकंड आता है बेटा वो आता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर क्या होगा बेटा, जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। आ गया समझ में? Yes, sir. मतलब क्या कि पहले वेरिएबल में इंक्रीमेंट आ रहा है तो दूसरे में डिक्रीमेंट आएगा। Yes, sir. या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर दूसरे वेरिएबल पहले वेरिएबल में डिक्रीमेंट आ रहा है तो दूसरे में इंक्रीमेंट आएगा। मतलब कभी भी डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे मैं ये चीज एग्जांपल लेता हूं आपके पास में, तो देखो ड्रॉट आया तो ड्रॉट की इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है बेटा, यील्ड के अंदर क्या होता है, रिडक्शन आता है। यस सर। Yes, sir. भाई जैसे जैसे Yes, सूखा sir. बढ़ेगा वैसे वैसे यील्ड में रिडक्शन आएगा। डायरेक्शन डिफरेंट है कि नहीं है? Yes, sir. या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि जैसे जैसे ड्रॉट क्या होता जा रहा है बेटा, कम होता जा रहा है, वैसे वैसे यील्ड क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। पर डायरेक्शन हमेशा दोनों का क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि किसी इंसेक्ट का इंसिडेंस हुआ है, तो इंसेक्ट के इंसिडेंस में और क्रॉप की यील्ड के अंदर बेटा नेगेटिव रिलेशन है कि जैसे जैसे इंसेक्ट का इंसिडेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रॉप की यील्ड क्या होती जा रही है बेटा, रिड्यूस होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे अगर मैं बात करता हूं बेटा इरिगेशन और टर्माइट, तो जैसे जैसे बेटा मैंने इरिगेशन इंक्रीज की, टर्माइट की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। Yes, sir.
टर्माइट की कंट्रोल के लिए अपन क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा, नेगेटिव के एग्जाम्पल है। यहाँ पे प्रॉफिटेबल और लॉस स्टेटमेंट नहीं देखना, बस केवल इनके डायरेक्शन को देखना है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. जैसे मैं बात करता हूं, एक कॉमन आपके रूल चलता है कि जैसे जैसे क्या है बेटा, सप्लाई बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या होगा, डिमांड कम होती जाएगी। हाँ सर। तो सप्लाई और डिमांड आपके किस में आ गया बेटा, नेगेटिव रिलेशन में आ गया। ये चीज समझ में आ रही है सभी को? समझ में आ रही है क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. थर्ड जो टाइप आता है आपका, वो आता है जीरो कोरोलेशन या फिर नो कोरोलेशन। यानी कोई कोरोलेशन प्रेजेंट होता नहीं, एक्चुअल में जीरो कोरोलेशन होता है। मतलब क्या है कि वेरिएबल्स तो आपके डिपेंडेंट ही हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जब वन वेरिएबल के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर दूसरे के ऊपर क्या होता है, जीरो इंपैक्ट आता है, कोई इंपैक्ट नहीं आता है। इसको बोलते हैं अपन जीरो कोरोलेशन। आ गया समझ में? Yes, sir. जैसे मैं बात करता हूं बेटा नेसेसरी गुड्स की, जैसे वीट का कंजप्शन है बेटा। अगर मैं बात करूं कि वीट की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा बेटा, लोग कम क्वांटिटी परचेज करेंगे वीट की। Yes, sir. ये तो किस में होता था बेटा, नॉर्मल सिचुएशन में होता था। लेकिन वीट तो क्या नेसेसरी गुड्स है ना। हाँ सर, क्वांटिटी सेम ही रहेगी सर। अब क्या है कि ऐसा थोड़ी कि भाई अगर पहले वीट आ रहे थे आपके 20 रुपए किलो और अब आ रहे हैं आपके 25 रुपए किलो, तो ऐसा थोड़ी है कि आप गेहूं खाना बंद कर दोगे, रोटियां नहीं खा रहे हो, बोला पिछले 10 दिन से पानी पी रहे हैं। नहीं सर। तो इसका मतलब क्या है कि नेसेसरी गुड्स के लिए क्या होता है बेटा, ये कोरिलेशन वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब क्या होगा कि आपकी प्राइस कितनी बढ़े, आप वीट का कंजप्शन आपका उतना ही रहेगा। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे इसके अलावा अगर मैं एडिशनल एग्जांपल लेना चाहता हूं तो देखो, मेडिकल वाले स्टूडेंटों का ले लो बेटा, आजकल तो एग्रीकल्चर में भी कॉमन हो गया। वैसे नारकोटिक्स यूज करते हैं ना सर जिसमें Yes, सर sir. ऑपरेशन करने में कि खुद के लिए? खुद के लिए यूज करते हैं बेटा। हॉस्टल जाके देखना एक बार उनके। सर देखा है सर। देखा है ना, तो फिर आपको तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। No, sir. और जिसने कबीर सिंह मूवी देखी है वो तो जानते होगा। हाँ वो तो वैसे भी जानता होगा, क्या बात है। चलो कबीर सिंह कोई नहीं देखेगा, अर्जुन रेड्डी देखेगा, जो भी देखेगा। चलो देखो, जैसे देखो एक चीज मानी जाती है, एक जनरल रिलेशन ये बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है कि जो नशे ज्यादा करता है उसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। ठीक है, सर सर ऐसा तो सर फिर तो क्या ही हो जाता। एक चीज मेरी बात सुनो पहले, उसके बाद में अपनी चीजें बताना। कि इन जनरल ये माना जाता है कि जो नार्कोटिक मटेरियल यूज करता है उसका आईक्यू लेवल क्या होता है बेटा, अच्छा होता है, ये माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई रिलेशन इनके बीच में नहीं है, तभी तो ये क्या है, जीरो कोरिलेशन में है ना। Okay, sir. हाँ सर। भाई आपका नार्कोटिक्स के यूज करने में और आपके आईक्यू लेवल में कोई खास इंपैक्ट है क्या? कोई इंपैक्ट नहीं। बस एक चीज ये तो क्या है, लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ, और वो फैला क्या हुआ है कि वो काम तो उसने इतना आसानी से कर दिया ना बेटा, उसके अलावा उसने वही काम नहीं किया, बस वही किया काम। जिंदगी भर वाला नशे किया और बस वो एक ही तो काम किया है। हाँ सर। और अगर वो एक भी अच्छा नहीं करे तो फिर बाद में उसकी जिंदगी का क्या ही मतलब रह जाता है। Yes, sir. आप 10 काम कर रहे हो, मान लिया कि उतनी एफिशिएंसी है, उतना एफर्ट नहीं लगा पाए क्योंकि आपके पास में 10 काम है, लेकिन उस बंदे के पास तो अकेला एक ही काम है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे उसमें नार्कोटिक्स का कोई रोल नहीं है, उसका जितना भी इफिशियंसी थी उसने उस सिंगल काम में लगा दी, क्योंकि बाकी काम तो उसने जिंदगी भर कुछ किया ही नहीं। जैसे एक दूसरा भी आता है टी और आई क्यू का,
यहाँ पे इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाय पीने से IQ लेवल बढ़ता है आपका, बस आपकी थकान दूर हो जाती है इसलिए आप थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर लेते हो, लेकिन टी और IQ लेवल में कोई रिलेशन। हाँ सर वो ऐसा तो कहते हैं ना सर, वो मजदूर पी के काम करते सर, वो ज्यादा काम करते हैं। अच्छा हाँ तो क्या मजदूर वो तो- चाय IQ लेवल बढ़ाने के लिए पीते हैं बेटा? सर मैं चाय सर की वो बात तो कर बीड़ी रहा था पीते सर। हैं, मंदूर बीड़ी सर। अच्छा बीड़ी भी पीते हैं तो वो ऊपर आ गया ना। सर पर एफिशिएंसी तो बढ़ रही है ना सर उनकी। अरे हाँ बेटा हाँ वो तो IQ सर भी बता रहे हैं। IQ की बात कर रहा हूँ मैं। IQ में क्या रिलेशन है? सर आईक्यू का क्या रिलेशन होगा सर? अगर आईक्यू होता तो मजदूर थोड़ी रहता। तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ इसी चीज की। बताओ अब कल को ऐसा बोलोगे कि बोला ड्रॉट और यील्ड में क्या रिलेशन है, बोला ड्रॉट और यील्ड का तो नहीं पता, पर ड्रॉट और आपके है ना दूसरे किसी भी और रिलेशन की बात कर लो भाई, ड्रॉट के अंदर और ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या रिलेशन, तो क्या रिलेशन बता सकते हो क्या इस चीज का? सर कम हो जाएगी, मर जाएंगे सर प्यासे। मतलब सबके रिलेशन आपके पास है। चलो कोई बात नहीं, ये चीज समझ में आ रही है यहाँ तक कि जीरो रिलेशन में क्या होता है या नो कोरिलेशन में क्या होगा बेटा? कोई कोरिलेशन Yes, नहीं sir. होता, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। मतलब डिपेंडेंट तो होते हैं डेफिनेटली, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन होता है। पर नो कोरिलेशन का मतलब क्या है कि भाई कोरिलेशन है ही नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नेसेसरी गुड्स आपके ज्यादातर जीरो कोरिलेशन में आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। चल नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास में जो कोरिलेशन होता है बेटा, ये दो टाइप का होता है। अभी तीन टाइप का अपन ने पढ़ लिया ना। बेटा तीन टाइप का कोरिलेशन अपन ने पढ़ लिया। यस Yes, सर। sir. वो किसके बेसिस पे पढ़ा था? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। भाई किस टाइप का रिलेशन है उसके बेसिस पे अपन ने तीन टाइप के पढ़ लिए। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। भाई एक दूसरे से किस टाइप से रिलेटेड है, वो रिलेशन ही तो है। Yes, sir. लेकिन क्या किसी में भी अपने को ये चीज पता लग पाई क्या कि इंटेंसिटी क्या होगी इसकी? भाई कोरिलेशन तो हो रहा है कि क्रॉप की यील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है फर्टिलाइजर यूज करने के साथ साथ, ये कोरिलेशन है। जी सर। लेकिन Yes, sir. लेकिन कितना फर्टिलाइजर यूज करोगे तब कितनी यील्ड में इंप्रूवमेंट आएगा, ये चीज नहीं पता लगी ना। नो सर। वो No, लगेगी sir. वो लगेगी आपको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है बेटा, दो टाइप का होता है कोरिलेशन का। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? कौन से होते हैं? लीनियर लाइनियर और नॉन लीनियर। अब देखो लीनियर जो रिलेशनशिप होता है बेटा, ये क्या होगा? आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आपके पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। दोनों जगह होता है, पॉजिटिव में भी होगा और नेगेटिव में भी होगा। ये चीज जो ध्यान रखनी है, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। आ गया समझ में? Yes, sir. लीनियर रिलेशन ये बताता है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं आपके, उनमें जो चेंज आएगा बेटा वो कैसा होगा? कांस्टेंट। आ गया समझ में कि जो भी चेंज आ रहा है बेटा वो कैसा आ रहा है? कांस्टेंट चेंज आ रहा है। तो इसको बोलेंगे अपन लीनियर रिलेशन। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं नॉन लीनियर रिलेशन में, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी चेंजेस यहां पे आ रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है। आ गया समझ में? बेटा समझ में आ रहा है क्या? जी यस सर। या फिर मैं दूसरे टर्म में ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि भाई जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं बेटा वो किस में आ रहे हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आ रहे कि नहीं आ रहे? Yes, sir. और यहां पे क्या है कि कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। अब देखो प्रोपोर्शन से याद आया मुझे ये कि कल मैंने आपको टेस्ट पढ़ाए थे, दो टाइप के बताए थे आपको। हाँ सर। कौन कौन से?
पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। अब ध्यान रखना है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में जब कंपैरिजन किया जाता है, भाई पैरामेट्रिक में कंपैरिजन होगा ना, तो वो किसके बेसिस पे होगा और नॉन पैरामेट्रिक में किसके बेसिस पे होगा। पैरामेट्रिक में बेटा होता है किसके बेसिस पे कंपैरिजन होता है, यहाँ पे तो वैसे ही आप लिख लेना, पैरामेट्रिक में होता है बेटा एसडी और मीन के बेसिस पे, ठीक है। किसके बेसिस पे होता है, एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के बेसिस पे। और जब आपके नॉन पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो नॉन पैरामेट्रिक में किसके बेसिस पे होता है, प्रोपोर्शन के बेसिस पे। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो के बेसिस पे, परसेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है। समझ में आ रहा? जी सर। यस सर। भाई कंपैरिजन के लिए तो टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो टेस्ट यूज कर रहे हैं तो पैरामेट्रिक में एसडी और मीन करेंगे यूज कंपैरिजन के लिए, और वहीं पे नॉन पैरामेट्रिक में आप परसेंटेज, प्रोपोर्शन को रेशियो भी बोल सकते हो, प्रोपोर्शन बोल लो या रेशियो बोल लो, बात एक ही। अब देखो फिक्स प्रोपोर्शन में चेंज आएगा यहाँ पे, और वहां पे जो चेंज आ रहा है वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं, देखो मेरे पास में दो वेरिएबल है बेटा एक्स और वाई, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में तो कोरिलेशन होता है ना। यस सर। तो मेरे पास में फर्स्ट वेरिएबल एक्स हो गया और सेकंड वेरिएबल क्या हो गया, वाई हो गया। यस सर। अब देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास में, जैसे मैंने फर्टिलाइजर की बात कर लूं, मैंने क्या यूज किया, 5 किलोग्राम फर्टिलाइजर यूज किया है, और मेरी यील्ड कितनी आ रही है बेटा, 10 किलोग्राम आ रही है, ठीक है। किसी एक फिक्स एरिया में मैंने क्या किया बेटा, 5 किलोग्राम फर्टिलाइजर यूज किया और मेरी यील्ड कितनी आ गई, 10 किलोग्राम। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। फिर मैंने क्या किया बेटा, फर्टिलाइजर की डोज बढ़ा के 10 किलोग्राम कर दिया। यस सर। और इधर भी मैंने क्या किया बेटा, 10 किलोग्राम यील्ड आ रही थी, तो मेरे पास भी कितनी आ गई बेटा, 20 किलोग्राम आ गई। आया समझ में? फिर देखो, यस सर। फिर मैंने वापस बढ़ाया और इसको कितना कर दिया बेटा, 15 किलोग्राम मैंने डोज कर दी, और मेरे पास यील्ड कितनी आ गई, 30 किलोग्राम। आ गया समझ में यहां तक? जी सर। यस सर। यस सर। अब देखो सभी में क्या चीज दिखाई दे रही है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं तो 5 और 10 था, 5 किलोग्राम न्यूट्रिएंट थे और 10 किलोग्राम क्या थी मेरे पास, यील्ड थी। यस सर। मैंने क्या किया बेटा, 5 का डबल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। यस सर। तो फर्टिलाइजर की डोज कितनी होगी बेटा, 10 किलोग्राम हुई कि नहीं हुई? यस सर। यहाँ पे बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 का डबल 20 किलोग्राम यील्ड हुई कि नहीं हुई? यस सर। यहाँ पे देखो मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 3, तो मेरे 15 किलोग्राम आया कि नहीं आया? यस सर। और 10 को भी मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मैंने 3 से, तो मेरे पास 30 किलोग्राम आया कि नहीं आया? यस सर। तो x और y के बीच में बेटा जो चेंज आ रहा है वो फिक्स प्रोपोर्शन में आ रहा है, कि x में जितना चेंज आ रहा है, भाई x में मल्टीप्लाई 2 का चेंज आ रहा है तो y में भी मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, x में अगर मल्टीप्लाई 3 आ रहा है तो y में भी क्या है, मल्टीप्लाई भाई 3 आ रहा है। मतलब हर एक स्टेप के अंदर एक फिक्स प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है, एक फिक्स अमाउंट में चेंज आ रहा है, कांस्टेंट रेट से चेंज आ रहा है। यस सर। तो इसको बोलेंगे अपन लीनियर रिलेशन। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं बेटा आपके नॉन लीनियर रिलेशन की, तो नॉन लीनियर रिलेशन क्या बताता है कि भाई जो चेंज तो आएगा, लेकिन ये चेंज किस प्रोपोर्शन में आएगा ये कोई फिक्स नहीं। आ गया समझ में? यस सर। जैसे मैंने बेसिक वही ले लिया 5 और 10। अब देखो न्यूट्रेंट की डोज मैंने बढ़ाकर कितनी कर दी बेटा, 20 किलोग्राम कर दी, और यील्ड बढ़कर कितनी होगी बेटा, 100 किलोग्राम, ठीक है। फिर न्यूट्रेंट की डोज Yes, मैंने sir. बढ़ाकर 25 किलोग्राम कर दी, और मेरी यील्ड बढ़कर 100 किलोग्राम से 750 किलोग्राम हो गई। तो क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू में चेंज आ रहा है, किस कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है क्या? नो सर। नो नहीं आ रहा। लेकिन रिलेशन तो देखो अभी भी पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव है ना। सर। यस भाई इसमें भी देखो न्यूट्रेंट की जो डोज थी बेटा वो बढ़ती जा रही है, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो बेटा यील्ड भी बढ़ रही है ना। यस सर। यहां पे भी देखो
डोज बढ़ रही है, इसके साथ साथ यील्ड भी बढ़ रही है, लेकिन वहां पे अपने को ये पता लग गया था कि किस रेट में चेंजेस आ रहा है, और यहाँ पे अपने को ये चीज नहीं पता, ये चीज कॉन्स्टेंट नहीं है। हर एक लेवल के साथ अगर मैं यहाँ का कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे जाने के बाद में ये चेंज हो रही है अपने आप ही। Yes, sir. जी सर। तो लीनियर रिलेशन में ये जो चेंजेस आते हैं बेटा ये कांस्टेंट रेट से आते हैं, और नॉन लीनियर में ये कांस्टेंट रेट से नहीं आते, फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते। अब ये नेगेटिव के साथ भी हो सकता है कि जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे ड्रॉट मान लेता कि ड्रॉट बढ़ रहा है और यील्ड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, या इंसेक्ट इंसिडेंस बढ़ रहा है और ड्रॉट के ये सॉरी यील्ड क्या है आपकी रिड्यूस हो रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए अपन लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशन देख सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. अब देखो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जो ग्राफ वगैरह यूज करते हैं तो उनमें कौन कौन से मोस्ट कॉमन है आपके, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन सी चीजें यूज की जाती है। एक तो यूज होता है स्कैटर्ड डायग्राम। क्या होता है बेटा स्कैटर्ड डायग्राम? आपने मेप ये ग्राफ वगैरह बनाए? यस Yes, सर। sir. जी सर। बस वो स्कैटर्ड डायग्राम ही होता है। भाई आपने क्या किया बेटा, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देखना, ये देखो एक्स और वाई के यही रिलेशन है ना, हाँ सर। Yes, यस sir. सर। तो इनके बेसिस पे आपने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे भाई x की वैल्यू इधर की तरफ आ गई, y की वैल्यू इधर की तरफ आ गई, और इसके बेसिस पे आपने बेटा यहाँ पे कुछ डॉट लगा लिए कि x की वैल्यू y की वैल्यू, ये कुछ इस टाइप से डॉट आते हैं पूरे ग्राफ में। Yes, sir. और फिर आप क्या करते हो बेटा, इनमें से जो सबसे ज्यादा लाइनों को मिलाता है या जो सबसे ज्यादा डॉट्स को मिलाता है उसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हो। Yes, sir. ये आपका स्कैटर्ड डायग्राम हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या थे बेटा, पॉइंट क्या थे, बीच बीच में स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे। Yes, sir. उनके बेसिस पे आपने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ करके कंक्लूजन दे दिया कि जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स को मिला रही है वो आपका क्या हो गया बेटा, कोरिलेशन हो गया। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। इसके अलावा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट यूज करते हैं। इसके अलावा रिग्रेशन लाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके मेथड के नाम याद रख लेना कि स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट या रिग्रेशन लाइन अपन यूज करते हुए क्या करते हैं, कोरिलेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। अब कोरिलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा, कोरिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? No, sir. चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं रिग्रेशन की तरफ। क्या होता है बेटा रिग्रेशन? सर रिग्रेशन किसको इसमें क्या है, वो दोनों वेरिएबल होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट होते हैं सर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में मेन जो डिफरेंस होता है बेटा, कोरिलेशन आपका वन वे होता है, रिग्रेशन टू वे था। ठीक है, ये सॉरी कोरिलेशन आपका टू वे था, रिग्रेशन वन वे है। मैंने पहले कोरिलेशन बोल दिया, बाद में रिग्रेशन जो उल्टा हो गया। रिग्रेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, रिग्रेशन टू वे था और सॉरी रिग्रेशन वन वे है, और कोरिलेशन क्या बेटा आपका टू वे था। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। डिपेंडेंसी के बेसिस पे बात करते हैं तो बेटा ऐसा फिक्स नहीं है कि सभी रिग्रेशन इंडिपेंडेंट होंगे। रिग्रेशन आपका डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. तो रिग्रेशन दोनों के लिए होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों के लिए होता है। कोरिलेशन डेफिनेटली आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए होगा। आ रहा समझ में? Yes, sir. और एक जो बेसिक इसकी डेफिनेशन आती है वो क्या बताती है, सबसे ज्यादा बार वही पूछी जाती है, स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज। ये आपको डेफिनेशन याद करनी है, स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज। अब एक्चुअली में होता क्या है रिग्रेशन, इसकी बात करते हैं
तो देखो रिग्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये किसको बताता है भाई। रिग्रेशन को जब मेजर किया जाता है तो कैसे मेजर करते हैं रिग्रेशन को, या डेफिनेशन की बात कर लो, कुछ भी मान लो। कैसे निकाला जाता बेटा, किसी को कोई आइडिया है क्या? नहीं है किसी को? बेटा नहीं है तो आप बोल सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि आपको सब नो कुछ आता है। सर। हाँ तो बोलो जिससे कि अपन जल्दी आगे की तरफ चले। देखो ये क्या बताता है, एवरेज को बताता है, और एवरेज को अगर मैं बात करता हूं किसके बीच के एवरेज को बताएगा, वेरिएबल्स के बीच के एवरेज को ही तो बताएगा। यस सर। जी सर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये सिंपल एवरेज को बताता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। भाई दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या सिंपल एवरेज है उसको बताएगा। लेकिन डेफिनेशन कंप्लीट तो हुई नहीं, क्योंकि ये तो सब जगह अपन पढ़ लेते हैं। Yes, sir. जी सर। यहां पे जो वेरिएबल्स होगा और उनका जो एवरेज आएगा बेटा वो किस में आएगा, इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट, इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट। भाई ओरिजिनल यूनिट के टर्म्स में इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या एवरेज है, उस एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा, रिग्रेशन को यूज करते हैं। या फिर मैं यहां पे भी बोल तो बता, यही बता रहा है स्टीपिंग टुवर्ड द एवरेज या स्टीपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज, एवरेज की तरफ वापस जाना, यही तो होगा। Yes, sir. और यहाँ पे भी ये एवरेज को ही तो बता रहा है। लेकिन जो यूनिट होगी इनकी वो ओरिजिनल यूनिट होगी। भाई जिस यूनिट में डेटा दे रखे उसी यूनिट में यूज होगा। भाई मैंने दो चीजें बताई थी आपको, एक तो होता है कि ओरिजिनल यूनिट और दूसरी होती है डेराइव्ड यूनिट। जो आपके परसेंट, प्रपोर्शन, रेशियो आते हैं ना, ये डेराइव्ड यूनिट होती है। यस सर। जी सर। हाँ सर। हाँ बाकी जैसे जो भी चीजें साथ आ रही है, यूनिट के साथ आ रही है, उनको ओरिजिनल यूनिट कहेंगे। तो यहाँ पे ये क्या बताते हैं बेटा, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट इज नोन एज रिग्रेशन। और रिग्रेशन की रेंज की बात करते हैं तो रिग्रेशन की रेंज क्या होती है बेटा, प्लस माइनस इनफाइनाइट। इन्फिनिटिव। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, यही होती है रेंज। यस सर। देखो क्या चीजें अलग है कोरिलेशन रिग्रेशन में। कोरिलेशन बेटा टू वे था, रिग्रेशन कैसा आपका वन वे है। ये चीज समझ में आ रही है। ये एवरेज रिलेशन को बताता है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट। और वहां पे जो आपकी रेंज थी बेटा, वो रेंज कितनी थी, प्लस माइनस वन थी, यहाँ पे प्लस माइनस इनफाइनाइट है। वो वाला जो आपके कोरिलेशन था बेटा वो टू वे था, और ये क्या है बेटा, वन वे है। आ गया समझ में? जी सर। यस सर। कोरिलेशन डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज होता है और रिग्रेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स के लिए यूज होता है। आ गया समझ में? जी यस सर। सर। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो अर्थमेटिक मीन आप कैलकुलेट करते हो बेटा, वो अगर रिग्रेशन से कैलकुलेट करते हो तो हमेशा उसके कोरिलेशन से ज्यादा होगा। भाई सेम डेटा का अगर अपन रिग्रेशन भी निकाले और कोरिलेशन भी निकाले और फिर उससे अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते तो हमेशा अर्थमेटिक मीन रिग्रेशन का ज्यादा होता है उसके कोरिलेशन से। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब कैसे यूज होता है, देखो रिग्रेशन को कैसे यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करता हूं, ये देखो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। अगर देखो मेरे को रिग्रेशन निकालना है किसी कंपनी का और किसी कंपनी की सेल्स का, तो मान लेता हूं मैं सेल्स के बेसिस पे कि मान लो सेल्स होती है बेटा वो एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे होती है कि एड्स कितने डिस्प्ले हुए या एड्स कितने लगाए। मान लिया कि एक जयपुर की कोई कंपनी है या एक अपन बात कर लेते कहीं की भी कोई कंपनी है, तो वो कंपनी क्या कर रही है, कुछ ना कुछ आपके चेंजेस कर रही है अपने नॉर्मल मॉडल में, और क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है हर एक लोकल एरिया के बेसिस पे। ठीक है, जैसे लोकल एरिया में अगर मैं बात करता हूं अमेजोन की, तो बेटा अमेजोन की एक खास बात क्या है,
जो इंडिया के लिए स्पेसिफिक है। वे उसने चेंज किए थे ना, जब इंडिया में आई थी तब चेंज की थी एक चीज, एक पॉलिसी चेंज की थी उसने अपनी। नहीं पता किसी को? पता सर। देखो, इंडिया से बाहर जितने भी ऑपरेशन थे तब वो क्या करते थे बेटा, पहले पेमेंट लेते थे और फिर उसके बाद क्या करते थे, प्रोडक्ट की डिलीवरी करते थे। ठीक है, यस सर। अच्छा ठीक है सर। लेकिन जब इंडिया में आए तब ये पता लग गया था अमेजोन की कि बेटा ये मर जाएंगे, लेकिन ये बिना पैसे, मतलब बिना सामान लिए पैसे नहीं देंगे। चाहे ऑफलाइन में 10,000 महंगा खरीद लेंगे, लेकिन ये जब तक लेंगे नहीं तब तक पैसे नहीं देंगे। धीरे धीरे वो चीजें चेंज भी होती जा रही है आज के टाइम पे, प्रेजेंट सिचुएशन में, और कोविड के आने के बाद में और ज्यादा स्पीड से हो गया ये। यस सर। लेकिन जब एंट्री हुई थी उस टाइम पे क्या था कि बेटा लोगों को ट्रस्ट नहीं था ऑनलाइन के ऊपर इतना। यस सर। क्योंकि Yes, इंडिया की बात करें तो 2014 के बाद में लोग इंटरनेट को अच्छे तरीके से जानने लगे हैं। उससे पहले लोग जानते नहीं थे यस सर। कि क्या होता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो जब जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं हो बेटा, उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? नहीं करते हो ना। नहीं सर। तो फिर अमेजोन ने आई और उसने क्या किया बेटा, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया। और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देते ही ऐसा थोड़ी कि उसने कैश ऑन डिलीवरी अनवील कर दिया और लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। उसने उस कैश ऑन डिलीवरी को लेके एडवर्टाइजमेंट किया होगा, यस सर। और उस एडवर्टाइजमेंट से उनकी कुछ सेल्स बढ़ी होगी। यस सर। तो मैंने मान लिया कि भाई एवरेज अगर उसने पर डे के क्या किए बेटा, 1000 एड डिस्प्ले किए हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो उस एरिया में उनके 500 प्रोडक्ट की सेलिंग हुई पर डे। ठीक है, यस सर। फिर इन्होंने क्या किया बेटा, अपने एड की इंटेंसिटी बढ़ाई और इसको 1000 से 2000 पे ले गए। तो इनकी जो सेलिंग हुई बेटा वो कितनी हो गई, 1000 प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, फिर वो 2000 से बढ़ाकर अपने जो एड्स हैं बेटा, वो एड्स के ऊपर आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पे यूनिट में लिया, आप ये भी ले सकते हो कि उन्होंने पर डे के 1000 सेल एड डिस्प्ले किए, तो उनकी एवरेज मंथली जो सेलिंग है बेटा वो 500 करोड़ की है। फिर क्या है, 1000 करोड़ की होगी जैसे उन्होंने अपने एड्स बढ़ाए। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ पर डे के, ये एड पर डे के बता रहा हूँ, ये मंथली आपकी सेलिंग बता रहा हूँ मैं। जैसे इन्होंने एड कितने कर दिए बेटा, 2500 कर दिए पर मंथ पर डे के, तो यहाँ पे जो सेलिंग आई है बेटा वो कितनी आ रही है, 1200 करोड़ की सेलिंग हो गई है। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या किया बेटा कि 3000 एड्स पर डे के डिस्प्ले किए, तो यहाँ पे सेलिंग कितनी की आ गई, 1500 करोड़ की आ गई। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हो? जी सर। यस सर। अब देखो कंपनी को फ्यूचर प्लान बनाने, बेटा कंपनी को फ्यूचर प्लान बनाना है ना, यस यस सर। सर। तो इनके पास एक कुछ रो डेटा निकल के आ गए कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया तो मेरे पास में ये रिजल्ट आए। अब देखो कंपनी का टारगेट ये है कि मुझे अपनी सेल बढ़ानी है और मेरे को क्या करना है बेटा, 2000 करोड़ की सेलिंग करनी है आने वाले नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, ये कंपनी का टारगेट है। यस सर। तो इस टारगेट के लिए कंपनी क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी कि हाउ मेनी एड्स डिस्प्ले इन पर्टिकुलर लोकेशन फॉर पर्टिकुलर डे। तो ये जो कंपनी ने ये जो किया ना कैलकुलेशन, इसमें कंपनी रिग्रेशन का यूज करेगी। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे दूसरी चीजें ऐसी जरूरी नहीं है कि आप इधर से करो, यहां से भी देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई अगर 4000 एड पर डे डिस्प्ले करेगी तो एवरेज सेलिंग कितनी हो सकती है, वो एस्टिमेशन करना क्या कहलाएगा, वो भी आपका रिग्रेशन कहलाएगा। तो कोई ना कोई एक चीज कांस्टेंट रहेगी, दूसरी चीज को आप कैलकुलेट करना है, तो वहां पे रिग्रेशन का यूज होगा। आ गया समझ में? जी सर। चेंज केवल 1 में आ रहा है, 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है? यस सर। तो कैलकुलेशन आपकी हमेशा 1 में ही हो रही है। यस सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है सब चीजें? यस सर। हाँ सर। यस सर।
किसी को समझ में नहीं आ रहा या मेरे को ही सुनाई दिया है कि नो सर? आ रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा आ रहा नहीं है। सर, वो आपने इससे बोला ना कि कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा उसके लिए नो बोला, चलो कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट एक चीज आती है कि बेटा दो चीजें आती है, आपने सुना होगा ओरिजिन एंड स्केल। सुना है स्टैटिस्टिक्स में बहुत जगह ओरिजिन और स्केल। यस सर। क्या मतलब होता है बेटा ओरिजिन और स्केल का स्टैटिस्टिक्स में? ओरिजिन मतलब जहाँ से स्टार्ट। क्या बात, अगर उत्पन्न ऐसा हुआ होता है। तो आपसे पूछा नहीं जाता ना। लेकिन इसके बाद अब जो नेक्स्ट मैं पूछूंगा कभी भी तो उसमें फिर दिमाग लगाओगे ये बोला ऐसा होता तो ये पूछते नहीं। चलो देखो, अगर स्टैटिस्टिक्स में अपन ओरिजिन और स्केल की बात करते हैं तो ओरिजिन का मतलब ऐसा नहीं है कि जहां से स्टार्ट होगा, अगर ऐसा होता तो फिर स्केल का मतलब क्या होता? हाँ जहां मनीष, तक वो पहुंच पाया। जहां तक वो पहुंच पाया। क्या बात है। देखो ओरिजिन का मतलब होता है ऐड करना और स्केल का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, यस सर। ओरिजिन का मतलब होता है ऐड करना और मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये सॉरी स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब देखो अगर मैं यहां पे बात करता हूं रिग्रेशन की तो बेटा रिग्रेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट टू चेंज इन ओरिजिन। आ गया समझ में Origin। कि ओरिजिन में चेंज होने पर ये क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट होता है। वहीं पे रिग्रेशन क्या होता है बेटा? डिपेंडेंट होता है स्केल के ऊपर, की स्केल में चेंज आएगा तो रिग्रेशन में भी चेंज आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा समझ में आ रहा है क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. जैसे मैं यहाँ सर पे एक बार बोलता वापस बताओ। देखो ओरिजिन और स्केल का मतलब समझो। ओरिजिन का मतलब होता है ऐड करना, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अगर मैं किसी रिग्रेशन में ऐड करता हूं कुछ चीज तो उसकी रिग्रेशन कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके रिग्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। आ गया समझ में? बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। वहीं पे अगर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा तो उसके रिग्रेशन में चेंज आएगा, क्योंकि ये स्केल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आ गया आप समझ में सभी को? जी सर। अब देखो यस एक सर। कॉमन चीज सबको बहुत ज्यादा परेशान करेगी कि अगर मैंने 2 ऐड किया है तो बेटा रिग्रेशन तो चेंज होगा ही होगा ना। भाई मैंने मान लिया कि मेरा रिग्रेशन 10 आ रहा है, मैंने 2 ऐड कर दिया है तो मेरा रिग्रेशन तो क्या हो गया? 12 हो गया, तो चेंज तो हो गया ना। यस सर। बट एक्चुअली बेटा इसका जो कैलकुलेशन प्रोसीजर वो समझोगे तब जाके आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे होता है। देखो ये मेरे पास में 4 ऑब्जर्वेशन है और क्या ऑब्जर्वेशन है? 5, 8, 9, 10। ये मेरे पास में 4 ऑब्जर्वेशन है बेटा। यस सर। और Yes, sir. मेरे को इसका रिग्रेशन कैलकुलेट किया तो मेरे पास में रिग्रेशन आ गया x। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास में? रिग्रेशन x आ गया। अब देखो पहला तो आता है ओरिजिन और दूसरा आता है बेटा स्केल, यही आएगा। हाँ सर। यस ओरिजिन सर। का मतलब क्या होता है बेटा? ऐड होना ही होता है। स्केल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो मैंने सभी के अंदर जो ओरिजिन माना है बेटा वो ओरिजिन 3 माना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? सभी में +3 कर दूंगा। यस सर। करूंगा तो मेरे पास में कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। ये कितना आ गया? 11। ये कितना आ गया? 12 सर। 12। अच्छा ये 12 बता रहे हो। 12 हाँ, सर। ये 13 हो गया। 13। यस अब सर। देखो जो मेरा रिग्रेशन आएगा बेटा अभी भी x ही आएगा, ठीक है। तो आपको ऐड इसमें नहीं करना है, ऐड किसमें करना है? जिससे रिग्रेशन आपने कैलकुलेट किया उसमें ऐड करना है।
और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू से चेंज करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ तो 3 से चेंज कर दिया और यहाँ 5 से कर दिया, यहाँ पे 6 से कर दिया, यहाँ पे 10 से कर दिया। सभी को कॉमन से क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, कि सभी में 3 ऐड कर दो, Yes. सभी में Yes, 4 sir. कर दो, सभी में 5 कर दो, लेकिन करना सभी में कॉमन वैल्यूज को ऐड करना है। ये चीज समझ में आ रही है? जी सर। तो यहाँ पे ये चीजें क्या होती है, आपकी सब चीजें कॉमन होती है, तो ओरिजिन में चेंज होने के साथ साथ रिग्रेशन आपका x ही बना रहेगा। अब बात करते हैं स्केल की, तो बेटा स्केल क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर मैं बात करता हूं सेम वैल्यू की, तो मैं क्या करूंगा, सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कि यस सर। Yes, sir. जी सर। तो ये चेंज इन स्केल हो गया, और स्केल में भी वैल्यू सभी को कॉमन रखनी है, और उसके बाद में क्या होगा, जो रिग्रेशन आएगा बेटा वो चेंज आएगा, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, y दे दिया। तो जैसे ही मैंने सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में रिग्रेशन में चेंज आता है, जिसको अपन ने y नाम दे दिया, और जैसे ही मैंने सब वैल्यू में ऐड किया, तो वो ओरिजिन को बताता है, तो उससे रिग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। रिग्रेशन की अगर बेसिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो बेटा बेसिक इक्वेशन क्या होती है, a प्लस बी एक्स, पढ़ा होगा आपने बहुत बार 10th क्लास तक मैथ में। जी सर। यस सर। और यहाँ पे b क्या है बेटा, आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। आ गया यहाँ तक समझ में? यस सर। 3 क्यों लिया है क्या बेटा? सर? 3 क्यों लिया है हमने उसमें ऐड करने को और मल्टीप्लाई करने को? एज एग्जाम्पल लिया है, 3 की जगह 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, लेकिन होनी चाहिए वैल्यू सेम ही। कि जैसे आप अगर 4 ले रहे हो सीरियल नंबर 1 के लिए, तो सभी को 4 लेना है, अगर 5 लेना है तो 5 लेना है, 6 लेना है तो 6 लेना है, कितना भी ले लो, अपन एज ए 3 एग्जाम्पल लिया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी जो भी ले रहे हो आपको कॉमन लेना है, क्योंकि चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि बेटा ऐड करना है। अब ऐड जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक जगह मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, एक जगह 3 ऐड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो तो चेंज तो आएगा ना। यस सर। लेकिन अगर मैं सभी में कॉमन वैल्यू ऐड करता हूं या सभी में कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऐड करने पे कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर चेंजेस आते हैं। ये मैंने 3 एज एग्जांपल लिया है। 3 की जगह आप 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस कॉमन होना चाहिए सभी में वो चीज। ओके सर। अगर बात करते हैं डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी किसने की थी बेटा? फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन ने। गाल्टन ने की थी बेटा। तो यहां तक आपका रिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, कोरिलेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया अपन ने। इसके अलावा आपकी लीनियर नॉन लीनियर रिलेशन भी कंप्लीट कर लिया, और डेटा समराइजेशन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका लास्ट टॉपिक एक बचा है, वो कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो नहीं सर। सर।